It is day 18 of literary term. यूथ पब्लिकेशन एंड प्रकाश पब्लिकेशन की बुक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि एक दो पिछले दिनों से मैं जो प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से नहीं कर रही हूँ क्वेश्चंस, और यूथ पब्लिकेशन के ये जो क्वेश्चंस हैं आगे बढ़ रहे हैं, पर दोनों को ही साथ लेकर मेरा चलने का उद्देश्य है, तो वही करूँगी। और आज तो सिर्फ यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है से आपके सामने यहाँ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, जो कि हमें देखना बड़ा ही यूँ समझिए कि प्रीवियस ईयर अगर हमने एग्ज़ाम से पहले नहीं देखा तो फिर क्या देखा, हमारा कंपटीशन तो फिर सिर्फ हमसे ही है और सामने वाले किसी से नहीं। और यूँ समझिए कि सिर्फ अपना कंपटीशन सिर्फ अपने से ही है और अपना लेवल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू इवोक, है ना। इवोक करना तो क्या करना होता है, उत्साहना होता है। उत्साहना, इवोक करने का मतलब उकसाने से होता है ना, उकसाना। तो द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि भाई लैंग्वेज का इस प्रकार से यूज़ करना जिससे कि उकसाया जाए किसी पिक्चर को, कॉन्क्रीट सेंसेशन को, है ना, किसी पर्सन को, थिंग को, प्लेस और एक्सपीरियंस, इन सब की बात है। तो ऐसा जो यूज़ है वो क्या कहा जाएगा, सिंबल कहा जाएगा, एफोरिज्म कहा जाएगा, इमेजरी कहा जाएगा, या सिमली कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। यहाँ सिर्फ आप इस वाले शब्द को याद रख लो, मतलब इसको भी अगर गैस करके आप आंसर देखोगे तो आंसर हमें मिलेगा। कुछ है ना इस तरह की लिखावट है, पोइट्री है, चाहे वो प्रोज है, जो कि है ना जो ऐसे वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो कि एक पिक्चर क्रिएट करने का काम करती है। तो जो पिक्चर क्रिएट करने का काम करती है तो वहाँ सिंबल और एफोरिज्म और सिम्बली नहीं होता, वहाँ पर इमेजरी होने का काम होता है ना। तो इमेजरी क्या है, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ सेंस, परसेप्शन, देखने की, रेफर टू इन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो कोई स्टोरी कही जाती थी इल्यूस्ट्रेट करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, अ पॉइंट, किसी पॉइंट का, किसी बात का, और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ का एग्जाम्पल देने के लिए, ऑफन शोइंग करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, अक्सर वो जो दिखाता था करेक्टर, चरित्र, किसी एकात्मक का, इंडिविजुअल का, एक का होना, है ना, इंडिविजुअल पर्सनलिटी, पर्सनल जिसमें है, तो क्या होगा वो पर्सोनिफिकेशन था, एसाइड था, एनेक्डोट या इंटीरियर मोनोलॉग। देखो एसाइड की डेफिनेशन में ऐसा नहीं आता। एसाइड और सोलोलोकी हमें पता है जिसमें बातों का जिक्र किया जाता है कि भाई, तो ये नहीं है। पर्सोनिफिकेशन हम जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग की तरह काम करते हैं। तो ये देखिए कि कुछ भी पर्सोनिफिकेशन, इन्हें कितनी अच्छी तरह से हम इन्हें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। बात रही एनेक्डोट की, है ना, तो एनेक्डोट क्या किए जाते हैं, भाई हम कोई बात कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए हम उनमें कोई किस्से जोड़ने का काम कर देते हैं। अपनी बात को रखने के लिए, है ना, हम उसमें, जैसे कि मैं सत्यवादिता पर बात कर रही हूँ, है ना, तो इस बात को जोड़ने के लिए कि भाई क्या भूत भविष्य में भी ऐसा कोई इंसान है जो कि इसका एग्जाम्पल बन सकता है, तो मैं हरिश्चंद्र की बात करूँगी, है ना। तो एक उसका किस्सा सुना दूँगी भाई, उसका किस्सा सुना दूँगी कि उसने भाई शमशान में अपनी पुत्र को लेकर जब उसकी पत्नी आई, उसको पहचान भी लिया, तो भी उसने उससे मतलब उसको उससे टैक्सी लिया, तो मैंने ये किस्सा सुना दिया। तो इंटीरियर मोनोलॉग की भी बात नहीं है यहाँ पे, किसकी बात है, यहाँ एनेक्डोट की बात है। तो एनेक्डोट शॉर्ट अकाउंट ऑफ रियल इंसिडेंट और पर्सन। आप कहीं घर से बाहर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, खैर कुछ समय के लिए बाहर जाइए, और फिर जब आप घर में आओगे तो एक एनेक्डोट आपके पास, एक किस्सा आपके पास होगा। उस किस्से में आप बस ये भी कह सकते हो कि मैंने गली में एक इंसान को ऐसे जाते हुए देखा, उसने ऐसा कर रखा था, वैसा कर रखा था, वो ऐसा कह रहा था। लो, यही आपका किस्सा हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर डेड पर्सन इज़ कॉल्ड। तो सॉन्ग है जिसमें सॉरो है, दुख है,
डेड पर्सन के लिए क्या कहा जाता है? सटायर है, एलिजी है, एपिक है, ओड है। बड़ी अच्छी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिजी और डर्ज होता तो फिर कौन सा होता है? एलिजी या फिर डर्ज ऑप्शन में होता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, पर यहाँ तो ऑप्शन इजी हैं। तो क्या है? अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर डैड इज़ एलिजी। फॉर एग्जांपल मैथ्यू अर्नोल्ड की रग्बी चैपल है, टेनिसन ब्रेक ब्रेक बेक हैं, तो ये क्या है? एलिजी हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेव इन सोनेट कंसिस्ट ऑफ। तो ऑक्टेव है तो भैया 8 लाइन होगी ना, 6 सेस्टेस हो जाएगी, 10 नहीं होगा, डेकासिलेबल डेका से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। 4 लाइन क्वार्टरेन हो जाएगी, और ये क्या लिखा है? 8 लाइन। हाँ, ऑक्टेवा में कितनी लाइन होगी? तो ऑक्टेवा इन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स विच हैज़ यूज्ड, और सबसे पहले सर थॉमस वर्ट ने यूज़ किया 16th सेंचुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट करेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी रिपीट मतलब पूछा गया है, अब टीजीटी में यहाँ रिपीट हुआ है। और देखिए जब हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है, जब 80 एस्थेटिक मूवमेंट की हमने बात की है, तो वहाँ पे यूजीसी नेट वगैरह में 2016 में आया है, और यहाँ टीजीटी में 2011 में ही आ गया है। ठीक है, एस्थेटिक मूवमेंट की बात कही है, तो एस्थेटिक मूवमेंट के लिए क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि वॉल्टर WLTER वॉल्टर पीटर, इनको हमें याद रखना है। और इन्होंने ना इसने रोमांटिसिज्म एस्थेटिक मूवमेंट के लिए एक वर्ड दिया है, एक फ्रेज़ दिया है, और वो फ्रेज़ है आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर मासेस नहीं है, गॉड सेक भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल सेक नहीं है। इस फ्रेज़ को याद रख लीजिए, क्या कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो एस्थेटिक मूवमेंट वॉज एन यूरोपियन फिनोमिना ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और रैलिंग क्राई ऑफ एस्थेटिसिज्म बिकम द फ्रेज। और ये फ्रेज आप कई बार इसको बोलो तो याद हो जाएगा, आर्ट फॉर आर्ट से। बड़ा ही अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कि स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड फॉर्म आ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। अब ये इन तीनों से मिलके क्या बनता है? क्लासिकल ओड बनता है, मिडिबल बल्लड बनता है, या ग्रीक कोरस बनता है, या पेट्रार्कन सोनेट बनता है। तो इन तीनों की बात सोनेट चाहे पेट्रार्कन है, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी है, नहीं कही जाती। बल्लड में भी इन तीनों की बात नहीं कही जाती। और ये कोरस तो भाई एक सॉन्ग गाता है, उसमें कोई इस तरह के पैटर्न नहीं हैं। पर हाँ, ये आंसर है हमारे ओड का। और क्लासिक जो ओड हैं उनमें स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड, ये क्या है? डांसिंग मूवमेंट यहाँ माने जाते हैं कि भाई लेफ़्ट की साइड टर्न करेंगे तो इपोड हो जाएगा, राइट की साइड टर्न करेंगे तो एंटी स्ट्रोफ हो जाएगा। नहीं, राइट की साइड स्ट्रोफे, लेफ़्ट की साइड एंटी स्ट्रोफे, क्योंकि उसका अपोजिट हो गया ना। और इपोड में स्टैंड स्टिल, रुक जाएंगे वो। ठीक है, तो ये वाली बात है कि स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड आर द ग्रुप ऑफ पिंडारी क्लासिकल ओड विच एन्जॉयज ग्रेट रिदमिकल और मेट्रिकल फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून की कैथारसिस है, एपिस्टल है, पोइसिस है, या पेरिपेसिया है ना। फैटल फ्लो कैथारसिस होता है, एपिस्टल तो लेटर से रिलेटेड है, पोइसिस भी नहीं है, इसका मतलब है पेरिपेसिया, है ना। पेरिपेसिया इसका आंसर है। तो द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड पेरिपेसिया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस। तो क्या लिखा है? इपीफेनी मीन्स। इपीफेनी का मीनिंग क्या है? और इपीफेनी का जब मैंने इसका मीनिंग देखा तो हिंदी में तो इसका मीनिंग एहसास है, और मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस, या मैनिफेस्टेशन ऑफ सेटेंस प्रेजेंट, या फैंसीफुल वर्ड, या सुपर नेचुरल पावर, है ना। तो इसका आंसर है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंट। और ये टीजीटी में पूछा गया है इपीफेनी, है ना। तो ये हमारे लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी हो जाएगा इसके बारे में कि इपीफेनी मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंट, है ना। मैनिफेस्ट करना गॉड की प्रेजेंट का। आगे है कि व्हाट इज़ यूफोनी। ये अच्छा क्वेश्चन है। यूफोनी
यू का मतलब होता है किससे, यू का मतलब वेल, अच्छा, गुड, और फनी साउंड, तो प्लीजेंट साउंड इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ना देख के इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, तो इसे को रिलेट करने का, याद करने का कोशिश करें। तो यूफोनी मीन्स प्लीजेंट साउंड। व्हाट इज़ बैरक? तो बैरक क्या है? जेल है, कल्चर है, स्टाइल है, बुक है ना। तो बैरक होप करती हूँ कि ये मैंने प्रोनाउंस ठीक किया है। और ये क्या है, अगर गलत हो तो भाई करेक्ट साउंड सजेस्ट करें ज़रूर मुझे। और इसका मीनिंग क्या है, स्टाइल, ठीक है। तो बैरक मीन्स स्टाइल और रिलेटिंग टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्क ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटिंग इन इटली इन द अर्ली 17th सेंचुरी। तो अर्ली 17th सेंचुरी में जो आर्किटेक्चर की जो बात है उसके ओरिजिनेटिंग से रिलेटेड ये वर्क है बैरक, जो कि 17th सेंचुरी की बात करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द पॉपुलराइज्ड द फ्रेज, और क्या, पोइटिक जस्टिस, किसने पॉपुलराइज किया? कि ड्राइडर ने, जॉनसन ने, राइमर ने, या फिर शेक्सपियर ने, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर है क्या, ये इसको पॉपुलराइज किया राइमर ने। तो राइमर हमारा आंसर हो जाएगा कि पोइटिक जस्टिस के लिटरेरी डिवाइस है इन विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज़ रिवार्डेड, और जो वाइस है, बुराई है, उसको पनिश किया जाता है। किसमें? पोइटिक जस्टिस में। कोई भी हम लिख रहे हैं वर्क, तो उसमें हमें चाहिए कि पोइटिक जस्टिस हो। कोई जो बुरा करेक्टर है, विल करेक्टर, तो उसे पनिश मिले, और जो अच्छा करेक्टर है तो फिर उसे एट लास्ट उसे रिवार्ड ज़रूर मिले, ठीक है, ये वाली बात है। तो इंग्लिश ड्रामा क्रिटिक जो थॉमस राइमर रहे हैं, ये टर्म जो कॉइन किया है इन्होंने, तो द ट्रेजेडीज ऑफ लास्ट एज कंसिडर 1678 टू डिस्क्राइब हाउ अ वर्क शुड इंस्पायर प्रॉपर मोरल बिहेवियर इन इट्स ऑडियंस बाय इल्यूस्ट्रेटिंग ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। तो जो बुराई की जीत है अच्छाई पर, ये वाली बात कहकर, ठीक है। व्हाट इज सॉलिलोकी? ठीक है, इजी है आपके लिए, देखो कौन सा आंसर है। चलिए अब देखते हैं कि एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, सीक्रेट स्पीच, एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस, ये वाला तो नहीं है। एक्टर्स स्पीच मीन्ड फॉर अदर करेक्टर, अदर करेक्टर के लिए क्यों होगा, ये है कि उसका सीक्रेट स्पीच है पर जोर से कहा गया है जिससे कि दूसरा भी सुन ले, है ना। तो ये सॉलिलोकी है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज तो बहुत शोर सुनाई दिया है, पर इसके लिए मुझे माफ़ करें। क्या है कि हु कंसिडर्ड रोमेंटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? तो किसने किया है इसको कंसिडर, रोमेंटिसिज्म में लिबरलिज्म को लिटरेचर में? वर्ड्सवर्थ, थियोडोर वॉट्स-डंटन, नन ऑफ दीज, प्लेटो, या फिर पेटर। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हम देखते हैं। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज इसका आंसर है विक्टर विक्टर ह्यूगो, who has considered romanticism a liberalism in literature, और इसीलिए ऑप्शन ई जो ये है नन ऑफ दीज, वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रोमेंटिसिज्म, क्योंकि हम इनको पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हमने ये वाला पढ़ा था उनकी प्रकाश पब्लिकेशन वाली बुक से, है ना। तो इसको भी याद रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट नाउ, थैंक यू।